of this grand event today. मैं इसके लिए रिक्वेस्ट करूंगा मंच पे आने के लिए सबसे पहले समाजवादी पार्टी में की सरकार में हमारे चीफ सेक्रेटरी रहे आदरणीय श्री आलोक रंजन साहब को कि आए और मंच पे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय श्री संजीव श्रीवास्तव साहब को, जो कि एक हेरिटेज के बीबीसी के बहुत पुराने एक्सपर्ट हैं, बहुत प्रतिष्ठित नाम है जयपुर में, जिन्होंने बहुत इस सेक्टर में काम किया है हेरिटेज के फील्ड में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इधर आ जाएं प्लीज मेरे साथ। आज के इस सेशन को आदरणीय श्री संजीव जी लीड करेंगे। उनका एक बहुत पुराना एक्सपीरियंस है हेरिटेज के फील्ड में, पत्रकारिता के फील्ड में, बीबीसी के फील्ड में, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से एक प्रतिष्ठित नाम शहर का। ऊंचा एंड फाइनली इट इज टाइम टू इनवाइट, जिसके लिए हम और आप सब इंतजार कर रहे हैं, बहुत जोरदार तालियों के साथ प्लीज खड़े होकर के मैं चाहूंगा स्वागत है सम्मान के साथ आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। बहुत स्वागत सर, आपको दोबारा हम लोगों ने कष्ट दिया, बट बहुत स्वागत, मोस्ट वेलकम। और सेशन लीड करने के लिए संजीव जी को आई विल हैंड ओवर। उससे पहले मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूं दिल और उससे आदरणीय श्री राजीव राय साहब से कि प्लीज आए मंच पे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान करें और 2 शब्द स्वागत में वेलकम एड्रेस भी देंगे। ऑनरेबल श्री आलोक रंजन जी के लिए बुके। ला रहा रिक्वेस्ट करूंगा राजीव जी से प्लीज आदरणीय श्री संजीव श्रीवास्तव साहब का सम्मान करें, वेलकम करेंगे। थैंक यू, ऑल योर्स। सो वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। इस सभागार में उपस्थित सभी अतिथि, सॉरी विजन इंडिया के इस 5वें समिट में मैं अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं कि स्टेज पर आप सबकी तरफ से, जिन्हें मैं हमेशा कहता हूं कि देश के सबसे बड़े विजनरी लीडर, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, 5 बार के सांसद, सदन में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आने वाले भविष्य के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी। और जब कहता हूं कि गर्व महसूस करता हूं तो अनायास ही नहीं कहता हूं। जब इस समय देश में का विजन टेलीविजन ने खराब कर रखा हो, उस समय देश के लिए विजन की बात सोचना और विजन जो आने वाली पीढ़ियों के लिए हो। पहला आपने स्टार्टअप पर किया बेंगलोर से, आईटी सिटी जिसे बोला जाता है, जो हमारा वर्तमान और भविष्य को मजबूत करने के लिए एक विषय है। दूसरा आपने चुना हैदराबाद शहर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। तीसरा हम लोग गए भुवनेश्वर में होलिस्टिक हेल्थ, जिसमें देश और समाज सबके हेल्थ की बात पर चर्चा हुई। और चौथा हमारा था मुंबई में देश के कैपिटल
फाइनेंशियल कैपिटल में क्रिएटिव इकोनॉमी पर आज विरासत की सबसे खूबसूरत शहर में हारमोनियस हेरिटेज पर हम बात करने आए हैं। ये हमारे नेता का विजन बताता है कि जहां आने वाले वक्त के लिए हमारे देश की जरूरत क्या है, वहीं वर्तमान में हम इस बात को याद रखें कि हमारी विरासत क्या थी। और जो पीढ़ियां अपनी विरासत को भूल जाती है, अपनी संस्कृति को भूल जाती है, वो कभी देश को, समाज को मजबूत नहीं कर सकती। विरासत को समझने के लिए इमोशन चाहिए, और इमोशन 2012 में उत्तर प्रदेश के लोगों ने एक युवा मुख्यमंत्री के दिल के अंदर देखा। जब मुख्यमंत्री बनते ही उनको इस बात का एहसास था कि जमीन से जुड़े हुए हैं। जब गांव में लोग बीमार पड़ जाते थे तो दहशत में मर जाते थे कि हम डॉक्टर के पास कैसे पहुंचेंगे। उस समय आपने समाजवादी एम्बुलेंस लाख अड़चनों के बावजूद सामाजिक एम्बुलेंस सेवा शुरू किया कि अगर जयपुर में, मुंबई में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, दिल्ली में घर का मुखिया नौकरी रोजी रोजगार के चक्कर में गया हो तो उसको रात को सुकून से नींद आ जाए कि अगर माँ बाप, पत्नी, बेटा, बेटी, बहू बीमार पड़ जाएगी तो पड़ोसी पहुंचे न पहुंचे, अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के एम्बुलेंस दरवाजे पर पहुंच के इलाज कराए। जिस समय किसी ने कल्पना नहीं किया था उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए कि गरीब बच्चों के हाथों में जिस समय लग्जरी समझा जाता था लैपटॉप को, उस समय 18 लाख गरीब बच्चों के हाथों में लैपटॉप दिया, जो आज भी हमारे देश को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। गिनवाने लगे, हाईवे कहिए, डेयरी कहिए, ITCT कहिए, बेरोजगारी भत्ता, कन्या विद्याधन, सड़कों को जोड़ना, ये भविष्य के लिए सोचकर आपने किया था। और वो आपका विजन दिखाता था कि देश के बारे में क्या सोच है, लेकिन वो फिर वही टेलीविजन ने इस सच्चे विजन को बाहर नहीं आने दिया। अब इस समय जो सत्ता की सियासत हो रही है, हमारी साझी विरासत पर सबसे चोट करने वाली है। और आज की जो सियासत विरासत पर चोट करती है तो दो लाइनें तो बनता है, विरासत में हमने सीखा नहीं था तल्ख लहजा, तुमने अपना तरीका बदला तो हम सलीका बदल बैठे। मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूं कि इस शहर में जब आप मुख्यमंत्री थे तो उत्तर प्रदेश में तमाम जो हमारी हेरिटेज गांव में थे, लखनऊ की बात करें, हुसैनाबाद हो या गांव की बात करें, बटुकेश्वर हो, तमाम जगहों पर साइकिल ट्रैक हो, आपने उस परंपरा को जोड़े रखा। और आज हम आपसे सीखेंगे कि अपनी परंपरा को, अपनी साझी विरासत को बचाकर देश को कैसे मजबूत किया जा सके। और आपके विजन में क्या है देश के लिए, जिसमें हम अपनी साझी विरासत को, जिस पर आज सत्ता की सियासत चोट कर रही है, बार बार कर रही है, उसको बचाते हुए देश के भविष्य के बारे में सोचे। आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय संजीव श्रीवास्तव जी और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब रहे आलोक रंजन साहब, आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सबसे बहुत हम लोग सीखेंगे और आपके बताए हुए रास्ते पर चलकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव राय साहब आपके इस बहुत अच्छे उद्बोधन के लिए। और अब मैं एक बार पुनः सबका स्वागत करना चाहता हूं इस सभागार में और मेरी ग्रेटफुल थैंक्स देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं कार्यक्रम के विजन इंडिया के आयोजकों के लिए कि मुझे ये अवसर दे रहे हैं कि मैं इस मौके पर अखिलेश यादव जी से और आलोक रंजन जी से कुछ बात करूं। और अखिलेश जी, थैंक यू वेरी मच। और मैं आगे, ये बहुत ही खूबसूरत विषय है, बहुत ही प्रासंगिक विषय है, हार्मोनियस इंटेलिजेंस, हार्मोनियस विरासत का, हमारी हेरिटेज का। लेकिन मैं इस सब्जेक्ट पे आऊं उससे पहले किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है अखिलेश जी, और इस हॉल में बैठे हर व्यक्ति जानता है। लेकिन मेरे भी मन के कुछ उद्गार हैं जो मैं ये यहां पे व्यक्त करना चाहूंगा। तो अखिलेश जी युवा नेता हैं, देश के इस समय एक ऐसे नेता हैं अखिलेश यादव जिनकी तरफ एक बहुत बड़ा तबका देश का बहुत उम्मीद से, आस से देखता है। एक ऐसे सितारे हैं ये जिनसे लोगों को बहुत उम्मीद है कि ये काफी प्रकाश और फैलाएंगे आने वाले वर्षों में।
क्योंकि एक जो होप को सिंबलाइज कर रहे हैं ये समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, लोकसभा में, आज की लोकसभा में इतनी विषम परिस्थितियों में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता है समाजवादी पार्टी के, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर तो हैं ही उत्तर प्रदेश के, और जो बहुत खास बात है, हम इनके पॉलिटिकल करियर, उसके अचीवमेंट्स, उसकी उतार चढ़ाव के बारे में सब जानते हैं। जो मैं बोलूंगा वो भी शायद आप ज्यादातर जानते होंगे, लेकिन अखिलेश जी की जो सबसे खास बात मुझे और मेरे जैसे बहुत लोगों को लगती है वो है इनकी नेक दिली, इनकी नेक नियति। एक नेक नियत वाले, नेक दिल, अच्छे इंसान की न सिर्फ होना बल्कि सबको महसूस कराना या आभास कराना कि एक जेन्युइनली गुड पर्सन है। और जेन्युइनली गुड पर्सन एक दो और भी हैं भारत की राजनीति में, लेकिन उसके साथ साथ अखिलेश जी जेन्युइनली गुड पॉलिटिशियन भी हैं। तो नहीं तो कुछ और लोगों के लिए भी ये कहती है भाई अच्छे आदमी है बट ये इशू है वो इशू है। तो राजनीतिक कौशल में भी उसी तरह की पारंगत होना, उतनी समझ रखना, उतनी सूझबूझ रखना, सही लोगों को पहचानना, जो कहीं ना कहीं नेताजी को भी मैंने देखा है, उस समय भी रिपोर्टिंग की है, जो नेताजी का गुण था, एक अच्छी टीम बनाना, सही लोगों को आइडेंटिफाई करना, उनको जोड़ के रखना, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, जिम्मेदारी देना, उनको एम्पावर करना, वो सारे गुण अखिलेश जी में हैं। और तो उस विरासत को भी वो बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। और शायद ये बिल्कुल सही बात नहीं होगी, लेकिन मैं जिस भावना से कह रहा हूं आप उसको अप्रिशिएट करिएगा। नेताजी में सारे ही गुण थे और सब चीजें उनसे लोगों ने सीखी हैं पॉलिटिक्स में। दाव पेच पहलवान थे वो, लेकिन कुछ एक जिन चीजों की आलोचना होती थी उसको भी अखिलेश जी ने समझा है, जाना है, पहचाना है, और बहुत साफ सुथरी छवि के लोगों को अपने इर्द गिर्द रखा। क्योंकि पहले जिस तरह के आरोप लगते थे कभी कभी समाजवादी पार्टी पे, उस परसेप्शन को भी इन्होंने धोया है। सो एक मॉडर्न, यंग, प्रोग्रेसिव लीडर जो देश को होप दे रहा है, उससे बात करने का मेरा भी सौभाग्य है और आप सब सुनेंगे। इस बातचीत को हम शुरू करते। थैंक यू वंस अगेन। तो मेरा पहला सवाल तो यही है आपसे अखिलेश जी कि हार्मोनियस विरासत, साझा विरासत, लेगेसी जो है ये इतना एप्ट टॉपिक है, बिल्कुल सही है। आज देश की रिक्वायरमेंट है, कई पहलू हैं इसके, लेकिन इसके लिए आपने जयपुर को क्यों चुना? क्योंकि जैसे अभी सुन रहे थे हम, राजीव जी को बंबई में किया आपने प्रोग्राम, हैदराबाद में किया, सो व्हाई जयपुर दिस टाइम? मैं सबसे पहले यहां पर मेरे से पहले राजीव अरोड़ा जी और योगेश चौधरी जी और उनके पिता, उनका मैं विशेष धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल होकर के हमारे साथियों को और विजन इंडिया के कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं आपका भी धन्यवाद देता हूं कि आपसे बहुत दिनों के बाद मुझे मिलने का और बातचीत करने का मौका मिल रहा है। विजन इंडिया के कार्यक्रम हम लोग कई शहरों में किए हैं और आज जब हम लोग जयपुर में कर रहे हैं, जयपुर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है और जो रंग पिंक है वो हार्मोनी को बताता है, और अगर हम लाल और सफेद रंग को मिला दें तो वो पिंक रंग बन जाता है। और एक जयपुर महत्वपूर्ण स्थान, प्रदेश की राजधानी तो है ही है, लेकिन साझी विरासत का एक पहचान बनकर के जयपुर निकला है। एक यहां पर सच्ची धरोहर है जो हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और इसने अपनी पहचान बनाई है। इसके साथ साथ यहां के आर्किटेक्चर में हम लोग इंडियन मुगल ब्लेंड देख सकते हैं। कई हमारे किले हैं जिसमें हम देख सकते हैं। इनके यहां के खाने में हम धरोहर विरासत देख सकते हैं। मिलीजुली संस्कृति हमें दिखाई देती है। यहां के जो म्यूजिक या उसके कार्यक्रम हैं, जब हम लोग यूपी में देखते थे तो किस तरीके से कम्युनिटी का एक कार्यक्रम, एक आम लोगों का कार्यक्रम किस तरीके से लोगों को जोड़ता है। और अगर हम कहें कि यहां के बड़े बड़े आयोजन जो हुए हैं, पुष्कर मेला है,
जहां पर लोग जुड़ते हैं आकर के, न केवल भारत के बल्कि दुनिया के लोग जुड़ते हैं। इसलिए हमारी कोशिश थी कि जयपुर में हम ये कार्यक्रम करें। हार्मोनियस हेरिटेज का जो संदेश है वो इसी गुलाबी शहर से, इसी शहर से जाए, क्योंकि जब हार्मोनी होगी तब तरक्की और खुशहाली होगी, तब अमन चैन होगा। तो हमारी कोशिश है शहर से एक संदेश देने का। बहुत ही बिल्कुल सही कहा आपने, और बिल्कुल जयपुर का सही चयन किया है। और राजीव अरोड़ा यहाँ बैठे हैं, मैं भी जयपुर का पैदा हुआ हूं, बड़ा हुआ हूं, तो एक बार पुनः आपका इस गुलाबी नगरी में स्वागत करते हुए मुझे बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है। तो वेलकम टू जयपुर। अब आपने जयपुर को सेट किया, क्यों यहाँ कर रहे हैं ये बताया, कैसे हार्मोनियस हेरिटेज का ये एक उदाहरण है। तो जब आप चीफ मिनिस्टर थे 2012 से 17, तो आपकी सरकार ने भी कई कदम उठाए, कई ऐसे फैसले लिए जिनके लिए आज भी लोग वहां के याद करते हैं। तो उसमें ये हेरिटेज कंजर्वेशन को लेके किस तरह के काम हुए थे, क्या इनिशिएटिव्स लिए गए थे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार थी तो कई महत्वपूर्ण कदम हम लोगों ने उठाए, और सबसे पहले तो आर्कियोलॉजिकल डायरेक्टरेट हम लोगों ने एक विभाग बनाया, और विभाग का काम था कि सभी विभागों से तालमेल बनाना, कोलैबोरेशन करना कि आखिरकार क्या जरूरत है अगर हम कुछ काम करते हैं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश जहां देश का सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है, वहीं धार्मिक हार्मोनी या धार्मिक बहुत सारी चीजें हैं जहां स्थान है, शहर हमारे बहुत पुराने हैं। तो हेरिटेज आर्क से हम लोगों ने एक शुरुआत की और कहा कि उन शहरों की जो पहचान है वो हम देश और दुनिया में कैसे लेकर के जाएं, जिसमें हम लोगों ने आगरा को डेवलप किया, मथुरा को हम लोगों ने टेकअप किया, बनारस को टेकअप किया, भदोई क्योंकि हमारा बहुत कारपेट और कारोबार का शहर, उसको हम लोगों ने टेकअप किया, और साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर था शहर का वो कैसे बेटर हो, कैसे अच्छा बनाए हम उसको। तो वो काम हम लोगों ने शुरू किए। लखनऊ, जिसको लखनऊ का हमारा जो पुराना शहर है, उस इलाके को कैसे सुंदर और बनाएं और एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे दें जिससे न केवल टूरिज्म बढ़े बल्कि वहां के आसपास के लोग अपनी संस्कृति से जुड़ जाएं, और क्योंकि उनके अंदर एक लगाव होता है उस जगह को लेकर के। तो ओल्ड लखनऊ को बेहतर किया, आगरा को बेहतर किया, फिर जाकर के हम लोग बटेश्वर, बहुत पहचान है उसकी, पहचान खो गई थी लगभग, तो उस बटेश्वर को एकदम वहां के जो मंदिर थे उनका संरक्षण किया हम लोगों ने। साथ ही साथ एक साइकिल हाईवे बनाया हम लोगों ने, और शायद देश का वो पहला साइकिल हाईवे होगा जो नदियों के किनारे हमारे पुराने स्थान हैं उनके किनारे से गुजरता था। तो ये सब इनिशिएटिव लिए हम लोगों ने, इको टूरिज्म के कार्यक्रम शुरू किए, बर्ड फेस्टिवल कार्यक्रम किया, और नेचुरल हमारा जो बहुत सारे हमारे पार्क हैं या नेशनल पार्क्स हैं, उनको कैसे हम लोग देश के और इंटरनेशनल लेवल पर लेकर के जाएं। तो वो इनिशिएटिव हम लोगों ने लिए। वहीं काशी बहुत महत्वपूर्ण था, उसके मंदिर को लेकर के, उसके आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण हम लोगों ने सरकार में कदम उठाए। न केवल सरकार से बल्कि सरकार में रहकर के ये भी कोशिश की कि कैसे प्राइवेट लोग भी आकर के हमारा सहयोग और मदद करें। साइकिल हाईवे का आपने सॉरी आलोक, मैं संजीव जी को जरा सोच रहा ऐड कर दूं इसमें। जैसे सर ने बताया, मैं इतने साल सर्विस में रहा, करीब 38 साल आईएएस में रहा, यूपी में भी रहा। हेरिटेज कंजर्वेशन को किसी भी गवर्नमेंट ने मेरे उस 38 साल की याददाश्त में कभी ऐसी प्रोमिनेंस या इंपॉर्टेंस एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी या इनिशिएटिव कभी नहीं लिया जितना सर के निर्देश में हम लोगों ने, जबकि माननीय मुख्यमंत्री बंधु हम लोगों ने लिया। और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे महत्वपूर्ण था कि जो हेरिटेज टूरिज्म पॉलिसी बनाई गई वो पहली बार बनाई गई थी उत्तर प्रदेश में, वो सर के निर्देश में बनाई गई थी। और मैं चीफ सेक्रेटरी था, सर ने कहा कि जितने भी लोग स्टेक होल्डर्स हैं, जितने एक बार पैलेसेस हैं, हवेलियां हैं, ऐसे पुराने टूटे हुए बिल्डिंग्स हैं, पुराने लेकिन ऐतिहासिक हैं, हेरिटेज है, उनको बुलाइए, उनसे बात करिए और उसके विकास के लिए योजना बनाइए। तो उनके साथ बैठ के हम लोगों ने योजना बनाई जो हेरिटेज टूरिज्म पॉलिसी के रूप में सामने आई। इन दैट कैपिटल सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी, वहां तक सड़क बना देना, पावर स्टेशन देना नजदीक में, तमाम चीजें करी जिससे
एक पूरा हेरिटेज का डेवलपमेंट जो है हो जाएगा, वहां पे लोग आए, देखें, टूरिस्ट का इन्फ्लो बढ़े। ये सब की वजह से टूरिस्ट का इन्फ्लो जो 22 करोड़ था 2012 में जब सरकार आई थी, वो 31 करोड़ हो गया था 2016 तक। दैट मच 40% इंक्रीज जो है वो टूरिस्ट अराइवल में इसकी वजह से हुआ। दिस हेरिटेज टूरिज्म पॉलिसी वाज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। और जो आर्क की बात करी सर ने, लखनऊ, आगरा और वाराणसी आर्क, इसका पूरा डेवलपमेंट करके करीब 1500 करोड़ का बजट सर ने इसके लिए दिया था। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और स्थापना इसकी डेवलप करके कि टूरिस्ट वहां जाएं। और लखनऊ जो कभी टूरिज्म के मैप में नहीं था, वो टूरिज्म के मैप पे आ गया। लोग लखनऊ आने लगे, टूरिस्ट आने लगे, देश से भी और विदेश से भी। और पुराना लखनऊ का विकास तो अद्वितीय है जैसा हुआ है, वो बिल्कुल बदला हुआ लगता है। कॉबल्ड स्ट्रीट्स, पुरानी हेरिटेज लाइटिंग, वो पूरे मोन्यूमेंट्स को उसी तरीके से इल्यूमिनेट करके पुराना करके वो मतलब वो ऐसा नहीं कि उसको अलग क्रिएट कर दिया, वही पुरानी हेरिटेज को मेंटेन करते हुए उसको सामने लाए। और आपको याद होगा कि अगर पुराने लखनऊ में जब हम लोग जाते थे, उन इलाकों में जब देखने जाते थे, तो बिल्डिंग्स जो हमारी थी वो बहुत डल दिखती थी। और जो हमारे पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर था कि बिजली के तार, सब स्टेशन, नाली, बाउंड्री, वो जगह जगह बनी हुई थी, बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं बनी थी। तो कोशिश की कि उस चीज को साफ सुथरा बनाए, लोगों को एकदम ओपन स्पेसेस दें कि जहां पर लोग आकर के और एक गेट टुगेदर का माहौल रहे, सब मिल करके वहां सेलिब्रेट सा करें। आज हर शाम को उस एरिया में उत्सव जैसा रहता है, लोग एकत्रित हो जाते हैं, उस लाइटों के आसपास बैठते हैं, बातचीत करते हैं, खाते हैं। इट्स लाइक अ फेस्टिवल। थोड़ी बहुत झलक तो मैंने भी देखी है लखनऊ की, और इनके कार्यकाल के बाद किस तरह से चेंज हुआ है, और बहुत ही खूबसूरत। आपने साइकिल हाईवे की बात की थी अभी, आपने तो एक्सप्रेस ताजवे भी बनवाया है जिसमें साइकिल हवाई जहाज उतर सकते हैं। सो वो भी एक तरह का हेरिटेज का कंजर्वेशन है, क्योंकि अगर अच्छी सड़कें बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो कनेक्टिविटी बढ़ रही है एंड हेरिटेज उससे जुड़ रही है। इसी से जुड़ा हुआ नेक्स्ट जो मैं मन में बात आ रही है, पूछना चाहता हूं कि आपने आर्किटेक्चर की बात की, पुराने शहरों को कैसे उसको बेहतर बनाया जाए, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू फोक आर्ट भी है, फोक ट्रेडिशंस भी हैं, पुरानी परंपराएं कैसे जीवित रहें और उनमें नई सांस फूंकी जाए नए सिरे से, वो भी एक कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन का काम है। उस सिलसिले में क्या किया सरकार ने? क्योंकि यूपी में बहुत सारे मेले का आयोजन होता, बहुत से त्योहारों में हम लोग कार्यक्रम करते, तो जगह जगह बहुत ट्रेडिशनल, बहुत पुराने होते थे, तो उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन और उसको लेकर के प्रमोशन का कोई बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ था। तो डॉक्यूमेंटेशन किया, उसको प्रमोशन के लिए हम लोगों ने फंड्स वगैरह दिए, और जो इंटरेस्टेड लोग थे उनको जोड़ा, जिनके अंदर सेंसिटिविटी थी कि इन चीजों से बढ़ने से चीजें इतनी बड़ी हो सकती हैं। जैसे माघ मेला था, रामायण मेला हम लोगों ने शुरू किया। न केवल मेला शुरू किया, बल्कि वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जहां आर्टिसंस हैं, हैंडीक्राफ्ट से जुड़े लोग आकर के एक प्रदर्शनी लगा सकें। तो एक शिल्प ग्राम जैसे आप बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, वो लखनऊ में बना, जहां अगर आर्टिसंस आते हैं या जो शिल्पकार लोग आए, बुनकर आए, और वो अपना काफी दिन अगर रहना चाहें तो अपना सामान कहां रखेंगे उतने दिन, सरकार ने वो प्लेटफॉर्म दिया। और इसके साथ साथ बजट दिया हम लोगों ने कि उनकी मदद कैसे कर सकते हैं, बजट के माध्यम से सब्सिडी दी उनको। नोएडा में बनाया, आपका भदोई में कारपेट बाजार बनाया। हालांकि बनारस की साड़ियों के बारे में सब जानते हैं, लेकिन बनारस के साथ साथ बनारस के आसपास जो शहर हैं, मुबारकपुर में सबसे ज्यादा साड़ियां बनती थी। तो एक साड़ी का बाजार बनाया कि अगर जो साड़ी बनाने वाला बुनकर है, अगर वो बाजार में उसको ले जाकर के बेचता है तो उसको कीमत मिलती है, क्योंकि उसके बाद बाजार में जगह नहीं है। तो एक साड़ी का बाजार बनाया और वहां पर हम लोगों ने उसे जगह दी कि यहां पर काम आप कर सकते हैं। इसी तरह म्यूजियम बनाया, और हमारी कोशिश थी कि आगरा में दुनिया के जो लोग आते हैं एक म्यूजियम बने, वो हमारी साजी विरासत, साजी संस्कृति उसको देखें, वहां एक शोकेस कर सकें। और फिर जब हम लोग इतिहास में जाएं तो अच्छे सबक ढूंढ करके लाएं। इसलिए कोशिश की कि म्यूजियम जब होगा तो बहुत सारी जानकारी मिलेगी, बहुत सी चीजें हम लोग उसमें शोकेस कर सकेंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन किया, प्रमोशन किया, मेला लगाए हम लोगों ने, मेले के लिए बजट दिया, और जो
हमारे साहित्यकार, म्यूजिशियंस या बहुत ट्रेडिशनल जो लोग थे, उन्हें यश भारती या अन्य सम्मानों से भी उनको सम्मान कर करके उनका मनोबल बढ़ाने का हम लोगों ने किया, जो हमारे समाज में खो गए थे, जिनको कोई पहचान नहीं मिल पा रही थी। आपको याद होगा, उसके लिए यश भारती या विभाग से हम लोगों ने अलग से योजना चला करके उनकी मदद करने का काम किया था। यश भारती में बहुत बड़े बड़े लोगों को बुला के म्यूजिक के फील्ड से, लिटरेचर के फील्ड से, क्राफ्ट के फील्ड से सम्मानित किया गया, जैसे राजन साजन मिश्रा हो या विशाल भारद्वाज हो या रविंद्र जैन हो, अनूप जलोटा हो, गोपाल दास नीरज कवि के रूप में थे, मतलब तमाम एक से एक, इरफान हबीब हिस्टोरियन रहे, एक से एक लोगों को बुला के वहां पे यश भारती सम्मानित किया गया। एंड यश भारती एक्चुअली वाज नॉट एन अवार्ड, इट वाज एन रिकग्निशन ऑफ दिस हेरिटेज, हार्मोनियस हेरिटेज की बात जो है ना, इसी का एक रिकग्निशन था ये, और इसी को उसके लिए सम्मानित किया गया। और एक चीज मैं और कहता हूं, जो सर ने भदोई के बताया, बहुत जबरदस्त इससे इंप्रूवमेंट आया वहां के कारपेट के उसमें। नॉट ओनली वहां पे एक सेंटर बन गया कारपेट्स का, जहां पे सेल हो रही हो, बट वहां पे वो अपना हुनर भी दिखा सकते थे आके। और सर ने बाबतपुर एयरपोर्ट बनारस से उसको 4 लेन रोड से जोड़ दिया। आफ्टर दैट इतने बायर्स वहां इंटरनेशनल भी आने लगे, सीधे सीधे बनारस उतरते हैं, भदोई आते हैं और वहां से वो करके अपनी डील करके ले जाते हैं। पूरी इकोनॉमी वहां की उससे जो है हो गई। और एक परफ्यूम पार्क सर ने डेवलप किया था अपने टाइम पे कन्नौज में, वहां का इत्र बहुत मशहूर था, बट वो कहीं मार्केट में बाहर नहीं जाती थी, बड़ा रूडिमेंट्री उसका वो था। तो सर ने उसको कहा कि इसको मॉडर्नाइज किया जाए। और ग्रासे एक जगह है फ्रांस में जहां ये परफ्यूम का सेंटर है, सर ने वहां के आर्टिजन्स को ग्रासे भेजा फॉर ट्रेनिंग, और वहां वो ट्रेनिंग करके लौटे और उन्होंने परफ्यूम उस तरीके से बनाना शुरू किया। एक्चुअली ये एक बहुत यूनिक चीज रही है, थोड़ी अलग, कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार में, अखिलेश जी की सरकार में और इवन नेताजी की सरकार में जो लिटरेरी फिगर्स को या आर्टिसंस को, म्यूजिशियंस को जो एक बहुत सम्मान करने की जो परंपरा शुरू की, उसमें कहीं ना कहीं आपकी पार्टी की सरकारों ने लीड ली है। तो उसके लिए है ना, वो एक डेफिनेटली एक ऐसा बिंदु है जिसके लिए आपका साधुवाद होना चाहिए, आपकी पार्टी का। आपने थोड़ा मेले का जिक्र किया और उसी से जुड़ा हुआ है कि मतलब, क्योंकि ये सब सरकारी इनिशिएटिव्स थे, लोकल कम्युनिटी, क्योंकि असल में चैलेंज जो है वो प्रिजर्वेशन का है, और जब तक लोकल लोगों के मन में ये बात नहीं समाएगी कि ये हमारी हेरिटेज को प्रिजर्व और कंजर्व करना हमारे इंटरेस्ट में है, तो लोकल कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट किस तरह से इंश्योर किया आपने? मैं पिछले ही सवाल से जोड़ता हूं, क्योंकि एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे जो गेहूं की बाली से बहुत सी पेंटिंग या बहुत सा काम करते थे। उनको उनके अपनी तरीका था काम करने का। जब हम लोगों को जानकारी मिली तो उनका सम्मान तो किया ही किया, लेकिन हम लोगों ने एक कोशिश की कि एक सम्मान राशि को भी हम लोग दें जो हर महीने उनको सम्मान के रूप में मिलता रहे। एक वो कोशिश रही जिससे बहुत सारे लोग जुड़े भी। फिर हम लोगों ने बुनकरों को पेंशन शुरू की थी। हाँ, बुनकर जो थे उनको पेंशन शुरू की, हर महीने एक पेंशन मिलेगी, उनकी मदद होगी। और जहां तक सवाल है कि जब तक हम लोकल लोगों को नहीं जोड़ेंगे, उनके अंदर सेंसिटिविटी नहीं लाएंगे, उनको हम छोटे छोटे ग्रुप्स में एक बना करके जब तक नहीं जोड़ेंगे, तब तक शायद हमारा ये जो बड़ा गोल है, हम लोग बड़ा गोल पूरा नहीं कर पाएंगे। जैसा आपने बताया कि इत्र पाक था, तो बहुत सा इत्र का काम बहुत सामान्य लोग करते थे, बहुत ही छोटे ग्रुप में करते थे, बहुत उसका बड़ा स्केल नहीं हो पा रहा था। इसीलिए परफ्यूम पार्क बनाया, जिससे कि वो लोग भी जुड़े, उनके अपना एक इमोशनल अटैचमेंट होता है इसके प्रति। तो उसका एडवांटेज लेकर के हम लोगों ने छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए उसमें, और एक रिलेशनशिप डेवलप किया हम लोगों ने उनके बीच, एक भरोसा पैदा हुआ। तो वो सरकार के प्रयासों से हम लोग लगातार करते रहे। और याद होगा कि हेरिटेज वॉक्स हम लोगों ने हेरिटेज वॉक के लिए जो जो आवश्यकता थी उन चीजों को किया, जिससे आम लोग उससे जुड़ सकें, आम लोग दूर न महसूस करें अपने आप को। कई बार क्या होता है कि कोई अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं वहां पर, तो उनको लगता है कि हम ये चीज खराब करने जा रहे हैं। तो उनको समझा करके कि इससे आप भी जुड़ेंगे, आपको भी फायदा होगा, इसका प्रचार ज्यादा होगा, ज्यादा लोग आएंगे, तो एक बार को वो जुड़ते हैं। ये कोशिश सरकार की तरफ से होती रही। बिल्कुल, क्योंकि लोगों में ये कन्विक्शन होना चाहिए कि इस सरकारी स्कीम्स और फाइल से निकल के लोगों के बीच चीज आएगी, क्योंकि अल्टीमेटली हर चीज का सक्सेस, जैसे अखिलेश जी आपसे बेहतर कौन समझता है, जन आंदोलन या जनता के मूवमेंट
या जनता के जुड़ाव से ही वो चीज ज्यादा खिल सकती है। थोड़ा यूपी को थोड़ा ब्रॉडन अप करके देखें नेशनल स्केल पे। भारत का ऐतिहासिक जो धरोहर है, जो हमारी हेरिटेज साइट्स हैं, वैसे दुनिया में कोई एक दो एग्जाम्पल और है, थोड़ा मिस्र है, थोड़ा ग्रीस है, भारत, इटली के कुछ हिस्से, तो हम इतने रिच हैं बट उसको पूरी तरह एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते। तो हमारी हेरिटेज साइट्स को किस तरह से कंजर्व किया जाए, कैसे प्रमोट किया जाए, इस बारे में भी आपने सोचा ही होगा। क्योंकि जो लोकल क्राफ्ट्समैन है, लोकल हमारे जो काम को जानते हैं, उनको कैसे जोड़ा जाए, एक वो कोशिश हुई थी, वो भी जोड़ा। और साथ ही साथ हम लोगों ने जो बौद्ध सर्किट है उसके बारे में लोग तो जानते थे, आते थे, लेकिन एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया हम लोगों ने वहां पर। मुझे याद है कि कुशीनगर में एक बड़ा एयरपोर्ट इंटरनेशनल उस समय समाजी सरकार में बनाया, और न केवल वो बनाया बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो भगवान बुद्ध पर और नेपाल सरकार से मिलकर के और इंटरनेशनली काम करते थे। तो उनको जोड़ करके और उनसे सुझाव लेकर के कि इन साइट्स में हम कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं जिससे लोगों का आना जाना बड़े पैमाने पे शुरू हो जाए। तो एक वो कोशिश हुई। समाजवादी सरकार थी उस समय, होम स्टे की एक योजना लेकर के आए कि लोग उससे जुड़ें, इस काम को और आगे बढ़ाया जा सके। सब्सिडीज दी हम लोगों ने। लोकल स्टे और कैसे बढ़ाएं हम, उस दिशा में हम लोगों ने काम किया। मुझे याद है कि रामायण मेला हम लोगों ने शुरू किया था, जो कभी डॉक्टर राममनोहर लोहिया कराते थे। तो रामायण मेला शुरू किया, और रामायण मेला आपका अयोध्या में हम लोगों ने कराया। सरकार की तरफ से उसको पूरा सब्सिडी और ग्रांट और बाकी आयोजन में सहयोग किया। जो जो जरूरतें थी सरकार की तरफ से वो फैसिलिटेट किया हम लोगों ने। चित्रकूट, क्योंकि कभी कोई चित्रकूट बहुत ज्यादा लोग जानते नहीं थे कि चित्रकूट में भी इतनी धरोहर है, तो साइकिल वहां से प्रचार हुआ। साइकिल हाईवे तो नहीं, एक साइकिल को लेकर के प्रचार कराया हम लोगों ने। बड़ी बड़ी संस्थाएं जुड़ी जिसमें एनजीओ के लोग जुड़े, और उन्होंने काम करना शुरू किया कि हम चित्रकूट को कैसे देश के पैमाने पर ग्लोबल लेवल पे लेकर के जाएं। और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को याद होगा, जो मंदिर जाने के लिए रोप वे बनवाया, तो सीढ़ियों से बुजुर्ग लोग नहीं चढ़ सकते थे। बच्चे कई बार उनको तकलीफ परेशानी होती थी, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया तो सरकार में बना, और उसका परिणाम ये हुआ कि चित्रकूट भी हमारे पहले तो था ही मैप पर, लेकिन बड़ी संख्या में लोग आने लगे। और भी तो कितने सारे चित्रकूट हैं, कितनी लेसर नोन हेरिटेज साइट्स हैं, क्योंकि भारत तो भरा हुआ है। बिल्कुल। और उनका कंजर्व करना और उनको प्रमोट करना, दुनिया की नजरों में लाना, वही एक बड़ी चुनौती है और बड़ा एजेंडा होना चाहिए। तो लेसर नोन साइट्स, जैसे आप चित्रकूट की बात करें, और भी ऐसे एरियाज कुछ डेवलप करे, आइडेंटिफाई करे। दुधवा नेशनल पार्क था। अच्छा। हाँ, दुधवा नेशनल पार्क में था, बहुत उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी, वो हम लोगों ने काम किया। पीलीभीत टाइगर रिजर्व आप ही ने डिक्लेयर किया को शुरू किया वहां पर, और लायन सफारी आपने तो डेवलप किया पूरा। एक बड़ी भारी वो थी देन, लायन सफारी पहली बार इतने व्यापक तरीके से। तो फोकस ऑन नेचुरल हेरिटेज भी बहुत था। इको टूरिज्म पॉलिसी आई पूरी, और नेचुरल हेरिटेज पे भी पूरा फोकस रहा। लायन सफारी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, बर्ड फेस्टिवल, इंटरनेशनल लेवल के बर्ड फेस्टिवल्स वगैरह जो ऑर्गेनाइज हुए, सेव द स्पैरो कैंपेन, तमाम चीजें ऐसी आयोजित की गई थी। एक्चुअली हम इस हेरिटेज से तो बिल्कुल जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं है, लेकिन चूंकि बार बार साइकिल आती है कॉन्वर्सेशन में और समाजवादी बातों में, और साइकिल भी एक तरह से हेरिटेज है, मतलब इतने मॉडर्न वाहन बन चुके हैं उसके बाद। तो ये साइकिल के साथ कैसे आइडेंटिफिकेशन हुआ था? सर थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा हूँ बस। समाज, आपने कभी सुना नेताजी से कोई कहानी कि साइकिल कैसे चुनी गई एज अ पार्टी सिंबल? क्या सोच था, या जनता की सवारी? साइकिल इसलिए भी सिंबल था क्योंकि आम लोगों की सवारी, गरीब लोगों की सवारी, मजदूर लोगों की सवारी, और इसलिए उसको चुन करके नेताजी ने कहा कि आम लोगों की पहचान है, तो इसलिए साइकिल सिंबल बनाया उन्होंने। सही बात है। और मुझे याद है कि जब मैं साइकिल हाईवे बना रहा था, तो उस समय जो सुझाव आ रहे थे वहां से कि साइकिल हाईवे को हम लोगों को मंदिर के पास से ले जाना है, कुछ हेरिटेज साइट्स हैं उसको पास से ले जाना है, नदी के किनारा भी होना चाहिए उसमें, तो शायद देश में
200 किलोमीटर का साइकिल हाईवे कहीं नहीं बना होगा जो उस इलाके में, जो कभी इलाका दूसरी चीजों के लिए जाना जाता था, उस इलाके में वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जिसकी वजह से वहां पर टूरिज्म या उसकी पहचान बनी। थोड़ा सा मैं विषय से इसलिए भी भटका क्योंकि जो अखिलेश जी की जो कुछ अबाइडिंग छवि है ना, जो हमेशा दिमाग में एक चित्र सा रहता है, तो एक तो इनका इतना हंसता मुस्कुराता चेहरा रहता है दिमाग में हमेशा कि सोचते हैं तो, और एक इनकी साइकिल जो मेरे ख्याल से 2012 इलेक्शन से पहले जो लंबी साइकिल यात्राएं हुई थी, उसकी भी छवि कहीं ना कहीं दिमाग में काफी पुराने मेरे जैसे लोगों के बैठी हुई है, इसलिए शायद हम थोड़ा विषय से हटे। बट वापस लोकल कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट पे लौटते हैं, और लोकल कम्युनिटी कैसे इन्वॉल्व हो ये एक पहलू है। लोकल कम्युनिटी इन्वॉल्व तब होगी जब उसको उसमें अपना लाभ नजर आएगा सीधे सीधे, जब उसको बेनिफिट लगेगा कि इससे मेरा लाभ है। उसके लिए भी कुछ किया होगा आपकी सरकार ने और आपने सोचा होगा। वो लोग तब भी जुड़ेंगे जब आप रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल्स लेकर के आएंगे। और समाजवादी सरकार में कोशिश रही कि अगर कोई हम बड़ा काम करें और टूरिज्म का काम करें जहां लोकल लोगों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, लोकल कारीगरों को जोड़ना चाहते हैं, तो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल्स अगर होंगे तो बड़े पैमाने पे लोग जुड़ेंगे। और ग्लोबल ब्रांडिंग की तरफ आपने भी वो पूरा प्रयास कराया था। बड़े बड़े ग्लोबल ब्रांड्स हर्मीज वगैरह सब आए थे, वो विजिट करके हमारे क्राफ्ट्समैन के साथ उनकी मीटिंग कराई गई कि जो हमारे जो क्राफ्ट्समैन चीजें बनाते हैं वो ग्लोबल लेवल पे पहुंच जाए, ग्लोबल ब्रांडिंग होके वहां पहुंचे, तो उसकी इनकम लेवल नेचुरली जो आप कह रहे हैं वो बढ़ेगी। और स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम शुरू किए जिससे लोकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो, उनकी स्किल बेटर हो जाए। हस्तशिल्प जो थे हमारे लोकल आर्टिस्ट थे उनको भी जोड़ा हम लोगों ने और उनको सपोर्ट किया उनको। और मुझे याद है कि जब इत्र का कार्यक्रम किया हम लोगों ने, या और स्किल डेवलपमेंट के स्टेट गवर्नमेंट से जो प्रोग्राम शुरू किए थे, पूरा फाइनेंशियल उनका मदद, फ्रांस तक ले जाने का काम, पूरे ट्रेनिंग का उस समय सरकार के माध्यम से किया। और फिर सीएसआर फंड से भी हम लोगों ने कोशिश की कि सीएसआर फंड भी प्राइवेट लोगों का अगर सपोर्ट मिल जाए तो लोग और जुड़ेंगे इसमें जाकर के। और इसी से जुड़ा हुआ हेरिटेज की जो प्रॉपर्टीज हैं या हेरिटेज साइट्स हैं, उसमें एक कंपैरेटिवली मॉडर्न ट्रेंड जो है पिछले, मॉडर्न एकदम तो नहीं, 10, 20, 25 साल से रेस्टोरेशन का है। क्योंकि कैसे उस चीज को सही ढंग से हम बचा के रखें उस धरोहर को, तो उसमें रेस्टोरेशन की बड़ी भूमिका है। तो इस दिशा में भी कई पहल ली गई हैं शायद आपकी सरकार में। क्योंकि सुरक्षा नियम बदल गए, जब ये बिल्डिंग्स बनी रही होंगी तो फायर का कोई एनओसी की जरूरत नहीं पड़ती रही होगी, और आपके बहुत सारे एमिनिटीज हैं उसकी कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए क्योंकि जब आप मॉडर्न उसमें एरा में आ रहे हैं आप, तो ये दिक्कतें तो थी हम लोगों के साथ। उस बिल्डिंग का स्वरूप ना बदले, एस्थेटिकली ना बदले, और मॉडर्न फैसिलिटीज दे दें हम। तो मुझे याद है कि वहां पर बहुत सारे बिजली के तार जाते थे, हाई टेंशन वायर्स थे, उनको रिमूव करना, और कई बार बहुत करीब से निकले थे बिल्डिंग के जो बिल्डिंग को डैमेज कर सकते थे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वो देना जिससे हमारी हेरिटेज बिल्डिंग का नुकसान ना हो, उसका स्वरूप ना बदले। और चैलेंज ये भी था कि वो अपने वापस स्वरूप में कैसे लौटे, तो उसके लिए वो कारीगर कहां से लाएं, वो मटेरियल कैसे उपलब्ध हो, चूना का काम कैसे कौन करेगा, कारीगर हमें चाहिए, और वो स्किल हो उनके अंदर, वो कारीगर के अंदर, कि वो रेस्टोरेशन भी ऐसी होगी वैसे का वैसे दिखाई दिए। तो चैलेंज तो था, लेकिन उस चैलेंज को हम लोगों ने सरकार में और मिलकर के काम किया, उसका रिजल्ट हमें मिला उसका। एक हमेशा जैसे रेस्टोरेशन का मुद्दा, एक डिबेट पिछले कुछ दशकों में बहुत सुर्खियों में रही है और सेंटर स्टेज ऑक्यूपाई की है, पर्यावरण वर्सेस डेवलपमेंट। वही बात कहीं ना कहीं हेरिटेज पे भी लागू होती है कि कैसे हम पुरानी चीजों को उनके मौलिक स्वरूप में रखें, प्लस मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर से भी जचाएं, उसको संवारें। ये भी एक इसके अंदर चुनौती है। हाँ, बड़ा चैलेंज ये भी है कि फंड्स कौन प्रोवाइड करेगा। तो गवर्नमेंट अगर फंड्स नहीं देगी तो अपने आप तो करने में बहुत कई बार लोग नहीं इन्वॉल्व होते हैं। तो गवर्नमेंट ने फंड दिया उसमें कि गवर्नमेंट फंड करेगी चीजों को। इसके साथ साथ सीएसआर की भी हम लोगों ने मदद ली, और फिर नियम ऐसे बन गए हैं कि परमिशन लेने के लिए आपको ज्यादा भागना ना पड़े।
और मुझे याद है कि जब ओल्ड बिल्डिंग्स को हम लोग लिट करना चाहते थे, उनको रोशनी में लाना चाहते थे, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कुछ इश्यूज थे। तो उन चीजों के, उनके नियमों का पालन करते हुए हमारी जो हेरिटेज की बिल्डिंग्स है उनको कैसे रोशनी में लेकर के आए, एक बड़ा चैलेंज था। लेकिन उन नियमों का पालन किया, चीजों में बदलाव लाए, तो वो हम लोग कर सके। तो इसमें लखनऊ या बड़े बड़े कई शहरों में हम देख सकते हैं कि जो हमारी हेरिटेज बिल्डिंग थी अब वो लाइवली दिख रही है, कम से कम उसमें रोशनी है। नहीं तो पहले तो बिल्कुल अंधेरे में रहता था कि वो चीजें दिखती नहीं थी, वो है क्या आखिरकार। तो फंड्स की भी कभी कभी कमी पड़ती है, लेकिन सरकार का अगर इन्वॉल्वमेंट हो और सीएसआर और प्राइवेट प्लेयर्स का अगर सहयोग लें तो ये चीजें संभव है। तो प्राइवेट प्लेयर्स का, प्राइवेट सेक्टर का अच्छा पार्टिसिपेशन मिला आपको, या और बेहतर हो सकता था? और बेहतर हो सकता था, कम हुआ। लेकिन कई बार हम लोग देखते थे कि लोकल लोग विरोध करते थे कुछ चीजों का, तो उनको समझाना, उससे उनको जोड़ना, उस विरासत से उनकी पहचान बनती है, उससे जोड़ना, एक ये चैलेंज भी था। लेकिन हम लोगों ने कोशिश कर करके उन चीजों को किया, आगे बढ़ाया। तो आजकल जो सबसे ज्यादा बज़वर्ड है, और आजकल में हर चीज का मतलब आजकल नहीं, 5-10 साल से सब कुछ का डिजिटाइजेशन, डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, इसको कैसे आप सोचते हैं, इसका कैसे इस्तेमाल करा आपने, और कैसे और हो सकता है बेहतर ढंग से ये हेरिटेज विरासत को बचाने के लिए, हमारी हार्मोनियस विरासत को बचाने के लिए? हार्मोनियस हेरिटेज, क्योंकि बहुत सारी हमारे टेक्नोलॉजी है। आज वर्चुअल रियलिटी एक ऑप्शन है जिसके माध्यम से हम अपनी पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग्स को 3D में दिखा सकते हैं। जो लोग नहीं पहुंच सकते उनको दिखा सकते हैं। सरकार में हम लोगों ने डिजिटल बहुत सारे हमारे आर्काइव, वो सर पूरे ये जो है मैन्युस्क्रिप्ट्स, लैक्स ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स को उनको डिजिटाइज किया गया, रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स को। दैट वाज अ बिग एफर्ट। सो लाइब्रेरीज वगैरह में पड़ी हुई थी, सब खराब हो रही थी मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह, उन सबको डिजिटाइजेशन जो है बड़े पैमाने पे कराया गया। और वो आगे भी फ्यूचर इसका ही है, डिजिटाइजेशन जो आप कह रहे हैं, इन सब चीजों में जो हमारे मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं और पेंटिंग्स हैं पुरानी और सब चीजें हैं, ऑल दिस थिंग्स पांडुलिपियां थी, नक्शे थे, बहुत सारे नक्शे थे, बहुत सारे पुराने कागजात थे, उनको डिजिटल किया। और डिजिटल का एडवांटेज ये, वो कहीं से भी बैठ करके देख सकते हैं। और दूसरा, जो हमारे कलाकार हैं उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने प्रमोट किया उनको, और बहुत आसान है और रीच उसकी ज्यादा बढ़ सकती है। तो ये भी काम लगातार सरकार के माध्यम से हम लोगों ने किया। कहीं से भी बैठ के देख भी सकते हैं बिना नुकसान पहुंचाए, अगर पुरानी पांडुलिपि है, मैन्युस्क्रिप्ट है तो। और हेरिटेज वॉक्स की कहानियां हैं, एप्स हैं आजकल जिसके माध्यम से बहुत सारी इंफॉर्मेटिव हो सकती है, इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सकती है, कई लैंग्वेजेस में किया जा सकता है बहुत आसान तरीके से। तो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हम अपनी हेरिटेज जगहों को बहुत सी जगह पर पहुंचा सकते हैं। हमारे से पहले वाले जो सेशन हो रहा था उसमें भी बात हुई थी, मतलब जिसके पीछे का फलसफा यही है कि कैच देम यंग, कि कैसे बच्चों में ही ये बात इनग्रेन की जाए, उन्हीं को समझाई जाए कि भैया आपके हित में है, आपके भविष्य के हित में। तो कैसे स्कूल में ये करिकुलम में ज्यादा चीजें इंट्रोड्यूस हों, किस तरह से ये हो? आपने क्या कुछ इस बारे में किया था, और क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं? हाँ, मैंने जब मैं आया था तो सुन रहा था कि बच्चों के कोर्सेज में चीजें लाई जाएं, उनको पढ़ाया जाए कि आपकी विरासत कितनी महत्वपूर्ण है, विरासत कैसे हमें जोड़ती है, विरासत कैसे हमें अपने पुरानी चीजों का एहसास दिलाती है। तो चैप्टर्स हों, बच्चों पे क्विज कॉम्पिटिशन्स हों, एसेज लिखाए जाएं, और जो इंटर कॉलेज, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स हों, जो बड़े बड़े आयोजन हैं वहां ले जाया जाए बच्चों को, जो हमारी हेरिटेज बिल्डिंग है वहां पे ले जाकर के प्रैक्टिकल उनको दिखाया जाए और उसकी इंपॉर्टेंस बताई जाए। तो शायद नई पीढ़ी के लोगों का इंटरेस्ट और विरासत के प्रति उनका लगाव बढ़ेगा। बिल्कुल, आपने स्कूल से लेके युवाओं तक की, मतलब कैसे यंग को इसमें से इन्वॉल्व किया जाए। और इसकी एक दूसरी टर्म भी जो काफी बात होती है, जैसे पीपल टू पीपल कांटेक्ट एक परमानेंट जुमला सा है इंटरनेशनल रिलेशंस में, वैसी कल्चरल डिप्लोमेसी भी है कि सॉफ्ट पावर जिसको कहते हैं, हमारे सिनेमा को कहते हैं, हमारे कल्चर को कहते हैं, हमारे म्यूजिक को कहते हैं।
तो उस दिशा में और आपकी सरकार ने क्या किया था, अगली बार सरकार बने तो क्या करना चाहेंगे, किस तरह के इनिशिएटिव्स लेना चाहेंगे? उस समय इतना सोशल मीडिया का पेनिट्रेशन नहीं था जिस समय हम लोग सरकार में थे। लेकिन इधर 10 साल में हम लोग देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया का पेनिट्रेशन है। आजकल कोशिश की जा सकती है कि हम इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ें, उनसे हम लोग स्टोरीज क्रिएट कराएं, उनसे बहुत अच्छे जो हमारी बैकग्राउंड की साझी विरासत की जो चीजें हैं, वासुदेव कुटुंबकम की जो कहानियां हैं हमारी, अगर हम क्रिएट करें उनको, जो आज के जमाने के इन्फ्लुएंसर्स हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो बहुत पॉपुलर हैं, तो मैं समझता हूँ रीच उसकी बहुत नई पीढ़ी तक जा सकती है। और शॉर्ट फिल्म्स बनाई जा सकती हैं, एनिमेशन के थ्रू आजकल हम अपनी पूरी की पूरी कहानी बता सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स बन गए जहां पर हम नई जनरेशन तक पहुंचा सकते हैं। अब एक दो सवाल एक मैं ऐसे विषय पे भी आना चाहता हूं जिसको कहीं ना कहीं आप जिसके प्रतीक हैं, जिसको सिंबलाइज करते हैं, और जब हम हार्मोनियस हेरिटेज की बात करते हैं तो उसमें उसका बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है कि कैसे इंटर कम्युनल हार्मनी रहे, कैसे देश के सभी वर्गों, जातियों, धर्मों, आगे पीछे, अगड़े पिछड़े, सबके बीच जो पीडीए आपका था इलेक्शन के अंदर 2024 में, जो एक बड़ा कामयाब और कारगर बात सिद्ध हुई। समाजवादी पार्टी गॉट मोर सीट्स देन बीजेपी इन यूपी, 41 सीट्स अलायंस में आई। वो यहां का विषय नहीं है, बट उसने बहुत लोगों को सरप्राइज किया। तो ये इंटर कम्युनल हार्मनी जो है, हार्मोनियस हमारी हेरिटेज, वो कैसे बढ़ाएं हम उसको, क्योंकि वो देश के समक्ष एक चुनौती है और हम उसको विषय भी नहीं कर सकते एक सब्जेक्ट की तरह। हम लोग कई फेस्टिवल्स में पार्ट ले सकते हैं, अपनी विरासत को लेकर के इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में हम लोग आयोजन करें, उनमें शामिल हों। जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में हैं उनमें हम लोग जाएं, एम्बेसीज हैं, एम्बेसीज के थ्रू हम लोग अपना विरासत की चीजों को, हेरिटेज की चीजों को प्रमोट करें। और जरूरत इसलिए भी है क्योंकि यही हेरिटेज हार्मोनी जो हमारी है, यही अमन चैन लाएगी, यही भाईचारा लाएगा, यही हमारी मिली जुली संस्कृति है, यही प्रोग्रेसिव अप्रोच है हमारी। तो हमें बड़े आयोजन करने चाहिए मेले के। सरकार बनेगी तो न केवल यूपी में बल्कि अगर देश में भी कहीं करना पड़ेगा तो फेस्टिवल्स हम लोग यूपी से जोड़ करके करेंगे, जिससे लोग वहां पर जुड़े आकर के। और इंटरनेशनली भी अगर हम लोगों को करना पड़े तो वो भी हम लोग करेंगे। और कई हम फॉरेन संस्थाओं का भी सहयोग ले सकते हैं, यूनेस्को है, या बहुत सारे कल्चरल लेवल पे बहुत सारी एनजीओज काम करती हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं। अगर उनका साथ लेंगे तो शायद हम अपनी चीजों को और प्रमोट कर सकेंगे। और इंटर कम्युनल हार्मनी भी एक उसी हेरिटेज, हमारी हार्मोनियस हेरिटेज का उसी का एक हिस्सा है और एक चैलेंज है। उसको इंश्योर, उसको सुनिश्चित करे रखना। हाँ, एक ये अप्रोच रहेगी जिससे कि हम लोगों को जोड़ सकेंगे। आलोक रंजन जी, आप बिल्कुल आपने जो बात सही कही कि ये हार्मोनी एंड हेरिटेज यूज किए, कम्युनल हार्मनी, इंटरफेथ हार्मनी, इंटरकास्ट हार्मनी, पूरे सब में हार्मनी रहे सोसाइटी में। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कोई भी विकास जो है या कोई भी डेवलपमेंट जो है वो हार्मनी, सोशल हार्मनी के बिना नहीं हो सकता। तो वही सर का वही इंटेंशन था कि एवरी कम्युनिटी शुड कम टुगेदर, एक हार्मोनियस डेवलपमेंट हो। हार्मनी जब रहेगी तभी आर्थिक विकास भी जो है वो पॉसिबल हो पाएगा, उसी में बिल्डअप हो पाएगा। और हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान यही है, सामंजस्य, हार्मोनी। यही हमारी पहचान है, यही हमें हमारी सच्ची धरोहर है, जिसको हमें और बढ़ाना है और इससे लोगों को जोड़ना है। सच्ची धरोहर और सच्ची शक्ति भी कहीं ना कहीं एकजुटता जो आप बात कह रहे हैं। ये आपने हार्मोनियस हेरिटेज का जो इतना अच्छा प्रोग्राम जयपुर में किया है, इससे पहले का सेशन भी आपने इतनी सारी बातें बताई, इसका ध्येय क्या था ये बताया, और कहीं ना कहीं आप ये भी कह रहे हैं कि शायद ये उस श्रृंखला की अंतिम पड़ाव है। जयपुर शायद फिलहाल इस पे थोड़े दिनों के लिए रोक लगे। तो इस समिट के थ्रू जो मेन मैसेजिंग है, मेन संदेश है, वो क्या देना चाहते हैं आप अखिलेश जी? समाजवादी हम लोगों ने मिलकर के विजन इंडिया में कई कार्यक्रम किए हैं
और क्योंकि यूपी का इलेक्शन भी बहुत करीब है, संभव नहीं है और कार्यक्रम कर पाए, लेकिन करेंगे हम लोग कार्यक्रम भी, पर अब यूपी में हम लोग जा रहे हैं। और इस समिट का सबसे महत्वपूर्ण मैसेज ये हो सकता है, बिना हार्मनी के कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। बिना हार्मनी के हम अमन चैन नहीं ला सकते हैं। अमन चैन होगा तो डेवलपमेंट होगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, हम सब एक साथ बढ़ सकेंगे, हमारा समाज बढ़ सकेगा, देश बढ़ सकेगा, और जो हमारे बीच में असमानता है वो दूर हो सकेंगी। और न केवल वो दूर होगा, बल्कि एक जो सामाजिक न्याय की बात है कि सामाजिक न्याय का राज कैसे हम स्थापित करें, तो हेरिटेज हार्मोनी, इसके माध्यम से अमन चैन, भाईचारा, और जो हमारी पहचान रही है अनेकता में एकता, जहां हम एक दूसरे को सम्मान करते हैं, तो असली संदेश इसका यही हो सकता है कि बिना हार्मोनी के डेवलपमेंट संभव नहीं है, बिना अमन चैन के प्रोग्रेस संभव नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मतलब ये तो गूढ़ मंत्र होना चाहिए देश के हर राजनेता, हर नीति निर्माता के लिए, क्योंकि बिना हार्मनी के किस तरह से विकास हो सकता है, अमन चैन हो सकता है। यू हैव समड इट अप सो ब्यूटिफुली। तो बिफोर वी मूव ऑन टू द प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑडियंसेस के अगर कुछ सवाल हो, अखिलेश जी, इज दैट ऑल राइट? अभिषेक जी, है ना? सो वी कैन टेक फाइव ऑड क्वेश्चंस, 5-6 सवाल। प्लीज अपना नाम भी बताइएगा। यस सर, गुड आफ्टरनून सर, जय हिंद जयपुर। सर इधर सर, इस साइड सर, मैं रोहित यादव जौनपुर यूपी से हूं, बट यहां के लिए मैं गुजरात से आया हूं अभी। सर, जो हम लोग हार्मोनीज का बात कर रहे हैं वो बिना ह्यूमनिटी के नहीं हो सकता। सर हमेशा अध्यक्ष जी ह्यूमनिटीज पे चलते हैं, तो जब तक आप इमोशनल नहीं हैं इस चीज को कैरी नहीं कर सकते हैं मेरे हिसाब से। और बहुत ढेर सारी चर्चा हुई इस पे, बट आगे अगर इसके चलेंगे, जैसे बात हुआ, सर मैं अध्यक्ष जी से बोलना चाहूंगा, शायद वो ज्योतिषी हैं, मुझे ऐसा लगता है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कोविड तब नहीं आया था जब उन्होंने लैपटॉप दिया, तब ऐसा था कि डिजिटल का इतना ज्यादा स्कोप नहीं था। उन्होंने साइकिल का ट्रैक तब बनाया जब इतना ज्यादा चीज नहीं थी। आज हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, विंड का बात करते हैं, सोलर का बात करते हैं, तब उन्होंने गांव को पूरी तरह से पावर सोलर पैनल पे इलेक्ट्रिसिटी दिया। हम जब इस चीज को सोचते हैं कि क्या वो ज्योतिषी थे जो पहले से देख ले रहे हैं क्या होना है, तो मैंने बाद में मुझे सोचा कि नहीं, ये ज्योतिषी तो नहीं है, ये विजन है जो हम फ्यूचर को देख पा रहे हैं। तो राजीव राय सर हमेशा बोलते हैं कि ये लीडर विदाउट विजन इज सेम थिंग एज ए कार विदाउट इंजन। प्रश्न कीजिए प्लीज, ये बहुत अच्छी बातें बोल रहे हैं आप, लेकिन प्रश्न पे भी आइए। यस सर, जस्ट 1 मिनट ना सर। सो मैं इसको सर करंट सिनेरियो से जोड़ रहा हूं। ए लीडर विदाउट विजन इज ए गैस सिलेंडर विदाउट गैस। सो सर, अगर एक विजनरी लीडर अगर अपने देते हैं तो क्या मिलता है? 1090 डायल, मतलब वुमेन्स इन पावर मिलता है, एम्बुलेंस मिलता है, एससीएल मिलता है, एक्सप्रेसवे मिलता है, जनेश्वर मिश्रा जैसा मतलब पार्क वर्ल्ड क्लास मिलता है, मतलब अपने को, और ऐसे बहुत ढेर सारी चीजें मिलती हैं। इकाना स्टेडियम मिलता है, मेट्रो मिलता है, एक्सप्रेसवे मिलता है, ऐसे बहुत ढेर सारी चीजें मिलती हैं। और सर हमेशा सोशल जस्टिस के लिए लड़ते रहते हैं, हमेशा बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो मैंने सर के लिए 2 लाइन लिखी है, अखिलेश जी के साथ विकास की राह, समाजवाद के साथ सबको न्याय। मतलब जो सोशल जस्टिस सर आप कर रहे हैं, जो आप लोगों के लिए मतलब डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो मैंने एक लाइन लिखी थी आपके लिए, अखिलेश जी के साथ विकास की राह, समाजवाद के साथ सबको सम्मान। सर मेरा क्वेश्चन, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। मेरा सर क्वेश्चन अब है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अब आपका क्वेश्चन रहने दो, आप सर, क्वेश्चन दूसरे से पूछ लेते, इतना अच्छा तो बोल लिया आप। सर क्वेश्चन है कि जब आप सोसाइटी के लिए फाइट कर रहे हैं, तो इसमें जो सबसे बेसिक है, जो सबसे फंडामेंटल है मेरे हिसाब से, वो एजुकेशन है। जब आज के डेट में गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हो रहे हैं, बाकी चीजें खोली जा रही हैं जिसको मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, और जो अपने सोशल
जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उसी स्कूल में पढ़ते हैं जहां पे उनको पढ़ने के लिए पाबंद लगाया जा रहा है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? और बिना उसके तो आप सोशल जस्टिस कर ही नहीं, मतलब आप कितना भी ट्राई कर ले ऊपर उठ ही नहीं सकते हैं सर। इस पे आपका क्या विजन है जब आप गवर्नमेंट में आएंगे सर? थैंक यू सो मच। मैं धन्यवाद देता हूं कि बहुत सारे सवाल और बहुत सारी जानकारी आपने दी। विजन इंडिया हार्मोनियस हेरिटेज में जो हमारी कोशिश है वो कोशिश है कि अमन चैन रहे। हम लोग मेल मिलाप की जो संस्कृति रही है, जो भाईचारे की संस्कृति रही, अनेकता में जो एकता हमारे बीच आई रही है, और जो हमारी विरासत जो हमें सही रास्ते पर लेकर जाए उसी को हम लोग अपनाएं। और मैं ये कहूंगा इसमें हार्मोनियस पास्ट ही हमारा हार्मोनियस फ्यूचर बनाएगा। जो हमारी विरासत में जो हमारी एकता दिखती है हम उनको ढूंढें और वही हमारा भविष्य बनाएगा। यही हमारी कोशिश रहेगी। और जहां तक सामाजिक न्याय के राज की स्थापना की बात है, अमन चैन, प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, सबको साथ लेके चलने का जो तरीका होगा वही हमें खुशहाली के रास्ते पे लेके जाएगा। Sir, Yes, please. hi sir, my name is Khalid Sameer, and first of all I want to say I'm an ardent admirer of your work. The kind of fantastic work you have done in past is truly very inspiring. Sir, I'm a young person, so my question is related to somehow education. Sir, while staying connected to our heritage, what key reforms we needed in our education system to make it more future ready and we can contribute more to our Indian education system and nation building? Thank you, sir. नेशन बिल्डिंग के लिए किस तरह का एजुकेशन सिस्टम बनाना चाहेंगे? और आपके बहुत बड़े प्रशंसक और एडमायरर हैं। मैं धन्यवाद देता हूं कि सुझाव के रूप में आप कह रहे हैं कि हम नेशनल बिल्डिंग में, नेशनल लेवल पे हम देश को बनाने में हम क्या करें। देशी बनाना चाहते हैं हम लोग, इसीलिए विजन इंडिया में ये टॉपिक रखा हम लोगों ने कि देश तब बनेगा जब हमारे बीच अमन चैन होगा, भाईचारा होगा, एक दूसरे का हम सम्मान करेंगे, एक दूसरे के प्रति हम लगाव रखेंगे। और हमारी विरासत में इतनी चीजें जो हमें जोड़ते हैं लोगों में, हमें खाना जोड़ता है, हमें हमारा पहनावा जोड़ता है, हमें हमारी संस्कृति जोड़ती है। तभी हम कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम, हमारा पूरी धरती एक परिवार है। तो उस संस्कृति को मजबूत करते हुए जो नई चीजें हमें अपनानी पड़ेंगी, जिन चीजों से प्रोग्रेस है। मुझे याद है कि जब मैं एक्सप्रेसवे बना रहा था तो मैं एक बात कहता था कि डबल द स्पीड ट्रिपल द इकोनॉमी। और एक्सप्रेसवे केवल शहरों को और गाड़ी की रफ्तार को बढ़ाने के लिए नहीं थे, उसके साथ साथ हमारी रूरल इकोनॉमी कैसे ग्रो करे, और रूरल इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे दें हम, और साथ ही साथ जो हमारे पढ़ाई लिखाई का जो सिलेबस है, एआई है। अभी आपने एक अच्छा बताया कि एआई को हम आईए माने, वो हमें कंट्रोल न करे एआई। तो पढ़ाई लिखाई या हमें भविष्य कैसा बनाना है, उसके लिए बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस अगर हम करेंगे तो हम दुनिया के बराबर चल पाएंगे। सर एक सवाल सर इधर, अखिलेश जी, अभी पिछले कुछ सालों से कॉरिडोर कॉन्सेप्ट बहुत चला है, हर ऐतिहासिक या धार्मिक जगह पर कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जबकि आप बार बार ये कह रहे हैं कि उसके मूल स्वरूप को बना के अगर विकास करें तो कोई गलत नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि वैसा ही हो रहा है कॉरिडोर? मतलब मैं चाहे काशी कॉरिडोर की बात करूं या किस सबकी, जो भी डेवलपमेंट हो वो चीजों को बदल ना दे, डिमोलिश ना कर दे किसी चीजों को, हम उसका संरक्षण करें। और अगर हम मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़ रहे हैं उससे, तो पुराना स्वरूप नहीं खत्म होना चाहिए। वही तो हमारी विरासत है, वही तो हमारी पहचान है। मान लीजिए मणिकर्णिका घाट है, वही तो हमारी विरासत थी, उसको संरक्षण करना था। लेकिन अगर हम उसको पूरा नष्ट कर देंगे तो हम विरासत में क्या दिखाएंगे? नई चीज, हमारी विरासत तो कल बनेगी, लेकिन हम अपनी विरासत को ही नष्ट करें। इसलिए जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो हमारा काम हो, हमें संरक्षण करना है, उसको रिस्टोर करना है हमें उसे। हेलो सर। हेलो सर। माई सेल्फ राकेश कुमार सिंह, आई बिलोंग्स टू बलिया, ईस्टर्न यूपी। सर मेरा क्वेश्चन ये है
कि विजन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, इतना बड़ा क्रिएटिविटी आप लाते कहाँ से हैं, इसके पीछे लाने का क्या रिसोर्सेज है, और जो हार्मोनिक हेरिटेज की बात कर रहे हैं सर, इसको एक लाइन में अगर परिभाषित किया जाए तो उसको कैसे किया जाए, और हार्मोनिक हेरिटेज में हम जैसे युवाओं के लिए क्या स्कोप है सर? थैंक यू सो मच सर। हार्मोनियस हेरिटेज की बात कह रहे हैं सर कि वो एकता ही एक असली चीज है। अगर एक लाइन में कहा जाए, एकता ही अखंडता है, एकता ही सब कुछ है, एकता ही से विकास है। बिना हार्मनी के हम कैसे विकास करेंगे? बिना सामंजस्य के हम कैसे आगे बढ़ेंगे? तो सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए सामंजस्य। सामंजस्य से ही चीजें बनती हैं, सामंजस्य से ही दोस्त बनता है, सामंजस्य से ही हमारा समाज बनता है, और सामंजस्य हम जितना अच्छा रखेंगे उतना ही हमारा देश और मजबूत दिखाई देगा। तो बलिया से आने वाले युवा साथी का ये भी था कि आप उनका एजेंडा भी तय कीजिए कि वो क्या करें इसमें। सर नमस्कार, मेरा नाम मान सिंह सेंगर है, और सर एक सुझाव के साथ एक प्रश्न भी होगा आपसे। हमें लगता है कि साझी विरासत पे हम सेमिनार्स कर रहे हैं, आपने अपने गवर्नमेंट में बहुत ढेर सारे काम किए, उसको गिराने की आवश्यकता नहीं है, एवरीवन नो अबाउट दैट। हमें मुझे लगता है कि इसको जड़ पे काम करना चाहिए, और हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में इसको शामिल करना चाहिए। हमारे बच्चे केवल स्मार्ट ना हो, टेक्नो फ्रेंडली ही ना हो, उनको अपने संस्कृति का, संस्कार का, अपने लिहाज का और सहूर का भी ज्ञान होना चाहिए, भाईचारे का भी ज्ञान होना चाहिए। और इसको अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम में छोटे बच्चों से अगर शुरू करें, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आप ये बात सर बोल रहे थे कि बच्चों को जो है मतलब जगहों पर अलग अलग घुमाया जाए जहां पुरानी चीजों को, संस्कृतियों को दिखाया जाए। अगर इसको हम अपने एजुकेशन सिस्टम में, और आप अगर क्या सरकार में आएंगे तो ऐसी चीज करने का प्रयास करेंगे कि एक ये चैप्टर हो, ताकि वो लिहाज अपने पेरेंट्स से कैसे बात करें, अपने बड़ों से कैसे बात करें, हमारी संस्कृति क्या है। आजकल के बच्चे पढ़ तो रहे हैं, स्मार्ट तो रहे हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स से हम लोग सर आपसे बहुत सीखते हैं, जो है आपके लिहाज, आपके बड़ों से बात करने का तरीका। इतनी ताकत, इतना नाम, इतना होने के बावजूद आपका जो नेचर है, नीचे बच्चों के पास वो चीजें जो है नहीं मिल पाती, जो आजकल पढ़ रहे हैं। और मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि ये जो है हमारे एक चैप्टर होना चाहिए, ताकि वो घर पे भी जाएं तो अपने पेरेंट्स का लिहाज कर सके, बड़ों का लिहाज कर सके, और अपनी पुरानी चीजों, अपनी संस्कृति का भी लिहाज कर सके। जी बहुत धन्यवाद। सुझाव अच्छा है, क्योंकि हमें नई पीढ़ी के बीच शिष्टाचार कैसे और लाएं, दूसरों के प्रति कितना हम लगाव रखें, इस तरह के विषय समाज में तो हम लोग घर से सीखते ही, वही संस्कार है हमारे। स्कूल कॉलेज में भी कोशिश होगी कि इस तरह के आयोजनों के माध्यम, कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोग नई पीढ़ी को इसकी जानकारी दें। एक अंतिम हेलो सर। सवाल या टिप्पणी ले सकते हैं प्लीज, अंतिम सवाल। Sir, my name is Dr. Abhyuday Suryavanshi, and Okay. I come from Mau district of Uttar Pradesh. Sir, as we are talking about harmonious heritage over here, sir, if we go to the scenario of the current government, we are seeing that Prayagraj and Ayodhya, they hosted a very good heritage program, and that heritage corridor was converted to custody corridor. आपने ये मुद्दा सर रेज भी किया था 2025 में, और इतनी मिस हैंडलिंग हुई। सर, हेरिटेज कॉरिडोर्स के नाम पे लैंड एक्विजिशन में इतनी सारी इरेगुलरिटीज पाई जा रही हैं आज की डेट में। सर, बहुत बड़ा इनिशिएटिव आपने लिया था 2012 to 17 में हेरिटेज यार का, आगरा को, बनारस को, भदोही को, सबको आपने कनेक्ट किया। सर, मैं मऊ से आता हूँ। मऊ जो है एक बुनकर का बहुत बड़ा तबका है, मऊ की साड़ी बहुत फेमस है वहाँ पे। सर, जब समाजवादी गवर्नमेंट थी तो वहाँ पे पावर सब्सिडी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे बहुत सपोर्ट मिला, और जाते ही सर तुरंत उन सब चीज पे हॉल्ट लग गया, और बहुत बड़ी परेशानी है। तो इस पे सर हमारा क्या विजन हो सकता है, क्योंकि हम एज इन उत्तर प्रदेश हर जिले की अपनी अपनी स्पेशलिटी है, और वो सबसे बड़ा हेरिटेज है उस डिस्ट्रिक्ट का। तो इस पे हम क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं सर? विजन इंडिया के माध्यम से कोशिश यही है कि जो लोकल हमारी चीजें हैं, या जो हमारे
पुराने लोग जिन काम से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मऊ की जब आप बात कर रहे हैं या यूपी के कुछ हिस्सों की बात कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे बुनकर हमारे हैं जिनको सरकार की तरफ से बहुत सहयोग मिलता था। पॉलिसीज के माध्यम से बिजली को लेकर के सब्सिडी बड़े पैमाने पे थी। शायद देश में बुनकरों को इतनी सस्ती बिजली कहीं उपलब्ध नहीं हो पा रही थी जितनी उत्तर प्रदेश में हो रही थी। इसी तरह उनके लिए जो बाजार बनाना, तो शिल्प ग्राम बनाया, बुनकर बाजार बने, या शहरों तक ले जाना उनको, उसके लिए सपोर्ट करना गवर्नमेंट पॉलिसी से, वो कोशिश रही है। भविष्य में जब कभी मौका मिलेगा तो बड़े प्रोग्राम के साथ कि कैसे उनको अर्थव्यवस्था से जोड़ें, कैसे उनके और चीजें बदले, आर्थिक स्थिति कैसे बदले, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। ऑनरेबल सर, सॉरी, बस हो गया मेरे दोस्त, वेरी सॉरी, बट संक्षिप्त बिल्कुल छोटे से पूछ लीजिए। ऑनरेबल सर, गुड इवनिंग, सादर प्रणाम। मेरा नाम जॉर्जन शक्तिवीर चौधरी है। मेरा एक छोटा सा सवाल है ऑनरेबल सर, हम अरावली को लेके बहुत बात करते हैं, तो आपकी सर क्या राय है अरावली कंजर्वेशन और माइनिंग प्रोटेक्शन को लेके? ऑनरेबल सर प्लीज। मेरे ख्याल से अब कैमरे लग गए, तो मैं एक बार फिर आयोजकों को धन्यवाद देता हूं, और अखिलेश जी आपका साधुवाद मुझे ये अवसर दिए, और सबसे